हेलो एवरीवन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। इनका यूट्यूब पे भी चैनल है जिन पे इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनंत लाडा जी की। कैसे हैं भैया आप? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं एक नंबर भैया। बहुत स्मार्ट लग रहा है यार, वेट Thank लूज you. कर लिया तुमने। अभी चल रहा है जिम, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। अब बहुत कमेंट आ गए लोगों के कि जिम मोटे हो रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? आगे कुछ लोगों के, तभी मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया। क्या बात है, मजा आ गया भाई। चलो अपन अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, बताओ क्या बात कर रहे आप जैसे स्टॉक मार्केट में इतना लोगों को बताते हो, तो मेरे को एक सीधी सी बात जाननी है। हर्षद मेहता जी सबको बताया कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, ट्रेडर भी थे, तो क्या कारण है कि वो फेल हो गए? यार हर्षद मेहता का जो फॉल का रीजन है ना, उससे पहले राइज का रीजन भी समझना पड़ेगा। फॉल का रीजन अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हर एक आदमी चाहता है कि तुम लाइफ में बहुत अच्छा करो, पर उससे अच्छा नहीं। ठीक है। जब आप काफ़ी बड़े लोगों से भी अच्छा करने लग जाते हो तो वहाँ पे जेलेसी आती है। फिर लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं कि भाई ये लगता तो हमारे सही है, हमारे जैसा ही आम आदमी है, हमारे में से निकला है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तो वहाँ पे जेलेसी फैक्टर आता है। फिर जेलेसी फैक्टर के बढ़ाने के लिए हर्षद मेहता ने और क्या किया, उसने लेक्सस उठा ली। उसका शूशा था, उसकी पार्टीज बहुत रॉयल होती थी, वो खर्चा ऐसे पानी के ऐसे बहाता था, तो लोगों की आंखों में वो खटकने लगा। उसका सपोर्ट बहुत अच्छा था, पॉलिटिकल भी, और जो जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, बट एंड में जाके वो अपने उसी सपोर्ट के अगेंस्ट में चले गया, तो फिर चीज़ें बिगड़ती गई। अपन इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, अपन बात करते हैं कि भाई इसका हर्षद मेहता का राइज हुआ कैसे। हर्षद मेहता के राइज में एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, मन्नू मानक का। हाँ, सब लोग कहते हैं कि भाई हर्षद मेहता नहीं इकलौता आदमी है जिसने मन्नू मानक को हराया, ऐसा कुछ नहीं था। 1982 में सबसे पहले मन्नू मानक रिलायंस के पीछे बढ़ा था, और वो हमेशा मंदड़िया भी नहीं था, वो तेजी भी करता था। सेलटेप उसका एक स्टॉक था जिसमें उसने बहुत तेजी करी और लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बुलिश होके भी। तो ऐसा नहीं वो सिर्फ मंदड़ी करता था, सीरीज में दिखाया गया कि वो सिर्फ नेगेटिव काम करता था या फिर सिर्फ शॉर्ट करता था, ऐसा नहीं था। वो बाय भी करता था, बट सेलेक्टेड होके कि भाई किसको बाय करना है, किसको सेल करना है। तो पुरानी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो 1982 में रिलायंस में 3 दिन तक इतना रिलायंस टूटा था कि स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिया गया था। हमें लगता है ना आज के पूरा स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं हो सकता, उस समय कर देते थे। जैसे ही थोड़ा बहुत इश्यूज होता था, ले बंद कर दिया स्टॉक एक्सचेंज, मैटर सॉल्व करो, बाद में स्टार्ट करेंगे। वहां पे फिर क्या किया भाई, धीरू भाई अंबानी ने 2% पे इंटरेस्ट पे पैसा लाए फॉरेन से। जब वो फॉरेन से 2 इंटरेस्ट पे पैसा घुमा के लाया, वो क्या था, इलीगल था, लीगल था, अपन उसमें नहीं जाएंगे, पर दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक कि 2% पे परपेचुअल पैसा लेके आ गए और रिलायंस में वो लगा। और फिर उल्टा बदला लग गया। बदला क्या होता था, जैसे अभी अपन फ्यूचर्स होता है, अगले महीने के लिए मेरे को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है जो एडिशनल इंटरेस्ट पे चलता है। हाँ। उस समय बदला कहते थे उसको, कि बदला चलता था कि भाई 1 महीने का रोल ओवर करना है तो तेरे को 2%, 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोगों ने शॉर्ट किया था, मन्नू मानक एंड गैंग ने। क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया था तो भाई धीरू भाई अंबानी ने कहा भाई मैं तो नहीं, मेरे को तो शेयर ही दो तुम, मैं तो नहीं मानूंगा। और अगर तुम्हें बदला करना है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा शॉर्ट 1 महीने के लिए रोल ओवर करा दूं, 10% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जो नॉर्मल लगता था उससे 5 गुना मांगा, बोला वरना सारे शेयर मेरे पास ही कर लो तुम। तो कर ही नहीं सकते थे, ट्रैप हो गया था। तो स्टॉक एक्सचेंज वापस से बंद हुआ, सेटलमेंट हुआ, फिर जैसे जैसे आपस में बात होके वो खत्म हो गया। तो वहां पे मन्नू मानक सबसे पहले मेजर हारा था, उसको डेंट लगा था। 1990s के आसपास क्या हुआ, 89-90s के आसपास एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था हर्षद मेहता, और वो खुद भी पहले ब्रोकर के से काम करता था। वो हमने सीरीज में सबने देखा है, जो सीरीज में देखा है मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में कवर करूंगा, कुछ एडिशनल बात करेंगे। जब सीरीज में दिखाया गया उसको कि भाई वो ब्रोकर बना, फिर ब्रोकर के बाद खुद का कार्ड लिया, कार्ड लेने के बाद उसने मनी मार्केट में आया, और मनी मार्केट में उसको एक्चुअली पैसा मिला बैंकों से, और वो बैंकों का पैसा वो यूज़ करके खुद के अकाउंट में पैसा कमाने लगा। उस समय क्या होता था, एस्ट्रो अकाउंट बनता था, अभी भी बनता था, बल्कि उसके हर्षद मेहता के स्कैम के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। एस्ट्रो अकाउंट फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ चेंज हुई है कि भाई इंस्टेड ऑफ कि बैंक अपना पैसा एक एस्ट्रो अकाउंट में डाले और उसी से डीलिंग हो, उसमें टाइम लगता था शिफ्टिंग। अच्छा, सबसे पहले एक बार एस्ट्रो अकाउंट बता दो क्या है? ये एस्ट्रो अकाउंट भाई होता है कि तुम एक बैंक का एक मेजर अकाउंट है, आप समझ लो कि बैंक का आरबीआई के पास अकाउंट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि भाई एक मेजर अकाउंट है, उसमें पैसा आता था, फिर वहां से सिक्योरिटीज आती थी, आल मेल होता था। तो वहां पे टाइम शॉर्ट करने के लिए ब्रोकर के अकाउंट में डालते थे, क्योंकि ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराने में 10-15 दिन लगते थे, तो हर्षद मेहता को ये पैसा मिल जाता था। तो वो इसी पैसे को स्टॉक मार्केट में लाके शेयर्स को बढ़ाना स्टार्ट हुआ। 200 रुपए का ACC 10,000 पहुंच गया, और उसने कहा था 10,000 पहुंचेगा, और ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलत कहा था, उसने कहा था 10,000 पहुंचेगा, उसने 10,000 पहुंचाया। पर लोगों ने वहां पे 10,000 पे भी बेचा नहीं। बेचा क्यों नहीं? क्योंकि लगता है यार 10,000 का स्टॉक टूटेगा, कितना टूटेगा, 500 रुपए, 1,000 रुपए, और वो टूट के पूरा ही टूट गया। तो इस तरीके से वो बबल बनता जा रहा था। लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में आना पहली बार हर्षद मेहता की वजह से स्टार्ट हुआ था। हर्षद मेहता से पहले आम आदमी इन्वेस्ट नहीं करता था, उसको समझ नहीं आता, उसको ये सट्टा बाजार लगता था, उसको लगता था कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते, बड़े लोगों का काम है। हर्षद मेहता क्योंकि खुद एक आम आदमी था, और वो ओपनली बोलता था भाई शेयर मार्केट में ये शेयर ले लो, दिवाली पे ये कर लो, दिवाली पे ये कर लो, दिवाली पे स्टॉक मार्केट इतना कर दूंगा मैं, ये स्टॉक को इतना कर दूंगा। उन्होंने कई
जूते की कंपनी के शेयर्स चलाए, कुछ टेक्सटाइल शेयर्स भी चलाए, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम सब लोग जान जाएंगे। उन्होंने फिर ACC तो मेजर नाम है, क्योंकि ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं, तो मैं नाम ले सकता हूँ, तो ACC बहुत चलाया। बीच में कुछ एक आध बैंकों के शेयर्स में भी उन्होंने काम करने की कोशिश करी थी, पर बैंकों के शेयर्स में कंप्लायंस के इशू में वो नहीं कमा पाए थे और वो इतना लंबा काम नहीं कर पाए थे, बिकॉज बैंकों के शेयर में जिसमें वो ऑपरेट करना चाह रहे थे या माल उठाना चाह रहे थे, वहाँ पर उन्हें मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिला था, तो उन्होंने छोड़ दिया था। पर सक्सेस स्टोरी किसी आदमी की 9 हो और एक गलती हो तो वो दिखती नहीं, लगता ना कि यार सब कुछ ही सही चल रहा है। हर्षद मेहता की रैली चल रही थी, मार्केट बढ़े जा रहा था, इस तरीके से बढ़ रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर जैसे ही वो बर्स्ट होता है हर्षद मेहता का स्कैम, कुछ बोलते हैं इसको बैंकिंग स्कैम, कुछ बोलते हैं पॉलिटिकल स्कैम, कुछ बोलते हैं PVXYZ स्कैम, PM स्कैम, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है 4000 करोड़ का स्कैम था, कोई 10,000 कहता है। अभी तक फिगर किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल कितना पैसा इसमें लुटा। और जब ये स्कैम हुआ तो स्कैम सामने आया, मार्केट टूटा। और मजे की बात यह है कि हमारे को हर्षद मेहता के स्कैम से ये सीखने को मिलता है, तुम्हारे पास एग्जिट का एक रूल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने इसी से भी स्टॉक ले रखा है और तुम स्विंग ट्रेडिंग करते हो या पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, अगर तुम्हारे पास ये रूल है कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम एग्जिट हो गया तो हम बच जाएंगे, तो ऐसे कोई एग्जिट का रूल भी आपके पास होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे सीखने को मिला। तो ये था राइज ऑफ अ नॉर्मल मैन, कि तुम्हारा हमारे जैसा आदमी एकदम राइज किया। वो स्टॉक मार्केट में पोलो के शेयर्स को उठाया, उन्होंने ACC के शेयर्स को उठाया, बहुत शेयर्स उठाया, जिस शेयर पे हाथ रख दिया, जिस शेयर का नाम चल गया, बल्कि न्यू रूमर्स चलते थे कि भाई हर्षद भाई ने कहा ये शेयर ले लो, उनके रूमर चलते ही अगर कोई कंपनी है भी नहीं, सिर्फ एक ऑफिस है, वो भी चल जाते थे। इस तरीके की तेजी आ गई थी। उस समय IPO में बहुत पैसा बनता था लोगों का, IPOs बहुत आते थे, क्योंकि तेजी में IPO आते हैं। अभी देखो जैसे इस हफ्ते IPOs आ रहे हैं, अगले अभी हफ्ते तो नहीं बहुत आएंगे। सारे लॉस मेकिंग IPOs आ रहे हैं, उसमें भी लोग पैसा लगा रहे हैं। यार लोग पैसा लगा रहे हैं क्योंकि स्टोरी चल रही है, तो वो कुछ लॉस मेकिंग IPO ने अच्छा भी कर दिया, बट लॉस मेकिंग IPO एक अलग सीन है सर। देखो मेरे हिसाब से इंडिया में वो नहीं अच्छा कर पाएंगे लंबे समय में। रीजन पता है क्या है? इंडिया में आप और हम क्या देखते हैं, हर क्वार्टर में क्या ग्रोथ हुई क्या, और वो क्या ग्रोथ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे मेरा हर क्वार्टर में लॉस बढ़ा, बट साथ में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो लोग उससे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं कि ये इसमें इन्वेस्ट कर दो, हमें जब भी तक gain मिल लिस्ट नहीं जाएगा। हुआ तब तक ये स्टोरी चलती है। हाँ। एक बार जैसे कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें फंडामेंटल्स देखने हैं, भाई तू देखना अगले क्वार्टर में इस क्वार्टर ज्यादा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हम ये बोलते हैं। जब हम इतना फोकस रहता है ROE क्या है, चल बता 15% के ऊपर चाहिए, अब इन सब नंबर पे वो आ ही नहीं पाएंगे। एक क्वार्टर में ज्यादा लॉस और वो पिट जाएगी कंपनी सारी, एक रेगुलेटरी कंप्लायंस और पिट जाएगी। क्योंकि जैसे अभी भी कुछ कार वाली कंपनी के आ रहे हैं IPO, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बहुत रेगुलेटरी कंप्लायंस है। मोर देन दैट, सरकार की एक पॉलिसी चेंज और तुम आउट। प्लस एक और दिक्कत क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसे डालते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उनका जो नाम है वो भी कॉपीराइटेड नहीं है। आंसू डाले, कोई वो कुछ नहीं कर सकते तेरे अगेंस्ट में। वो रजिस्टर्ड नहीं कराया उन्होंने, नहीं, वो नहीं हुआ, वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, और उससे तो परमिशन ले लो और कर ले। जो कंपनी आ रही है उसका रजिस्टर्ड ही नहीं नाम। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी जो नया पैसा रेज हो रहा है वो रिसर्च R&D में जा रहा है। R&D एक ब्लैक होल है किसी भी कंपनी का। R&D तुम कितना भी पैसा डालो वो सब खा जाएगा, ठीक है, और रिटर्न आएगा नहीं आएगा उसका किसी को कुछ नहीं पता। तो जब कोई पैसा रेज होता है मार्केट से और वो R&D में जाता है, मुझे डर लगता है थोड़ा सा। और ये हो सकता है कंपनी अच्छा कर जाए, हो सकता है लिस्टिंग पे अच्छा गेन हो जाए, पर क्या 2 साल में ये इतना ही अच्छा कर पाएगी? थोड़ा से स्पेकुलेशंस लगते हैं, ऐसा लगता है कि मुश्किल है ये करना, या 1 साल में अच्छा कर पाएगी, थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है। सबसे अच्छा काम इन्होंने पता है क्या किया है? क्या? प्राइस ही कम रखा है। अच्छा, मतलब ठीक है। कितना तुम लोग जब ये ठीक है। इन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले, ये इनका सबसे बिगेस्ट बेनिफिट है कि इन्होंने ऐसे नहीं कि 1000, 1200, 1500 या 400, 500, 600 रुपए प्राइस रख दिया। कुछ कंपनी ऐसे महंगे ऐसे भी लाती है प्राइस, तो उसमें ज्यादा हैमरिंग होती है। इसमें हैमरिंग का स्कोप बहुत कम है। एक कंपनी आ रही है ना अभी, एक और अभी उसका IPO आ रहा है, वो लॉस मेकिंग ही है। उसका शेयर प्राइस 400 के आसपास है, लोग कमेंट से गेस कर सकते हैं कौन सी है। वो भी लॉस मेकिंग है, वो भी ला रही है। तो उसमें क्या कह रहा हूँ, मतलब इन फ्यूचर अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं करी तो वो ज़्यादा टूट सकता है। यार वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ठीक है, कंपनी में उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि वो वाली उसमें रिसर्च भी नहीं है। हाँ, टॉयज की चेन है, क्योंकि बच्चों की टॉयज की चेन है, तो वहाँ पे उनका एक्सपेंशन का स्कोप रहता है। बट उसमें प्रॉफिटेबल उनको अगले 2 साल के अंदर होना पड़ेगा, वरना फिर वो भी बहुत दिक्कत आएगी स्टॉक मार्केट में। वो कंपेयर टू पहली वाली कंपनी बेटर इसलिए हो जाती है, ऐसे दोनों ही लॉस मेकिंग है, बट इसलिए क्योंकि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ब्लैक होल नहीं है उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उनका अगर एक बार ये एक्सपेंशन हुआ और चला तो चल जाएगा। अब चलने के लिए क्या है, तब चलेगा, या मतलब में सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर ये मार्केट शेयर बढ़ा ले, जैसे टाटा अभी किल कर रहा है। टाटा सिर्फ स्टोरी पे चला, टाटा वाज नॉट अ गुड प्रॉफिटेबल स्टॉक 4 साल पहले या 2020 में, बट उसकी स्टोरी पिक हुई और उसकी आज भी मैक्सिमम मार्केट शेयर उन्होंने उठा रखा है इलेक्ट्रिक में। अगर इसने अपना मार्केट शेयर जो भी 30% बोला जा रहा है, इसको 50% कर लिया कैसे, तो ये बन जाएगा पैसा। जैसे आपका टोमेटो ने पैसा दिया, वैसे ही भी पैसा देगा।
और ये चेंज आना चाहिए। आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसके बारे में मेरे को कमेंट से बताओ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो चीज़ इंप्रूव कर पाऊँ। आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगाऊँ उसके बारे में मेरे को कमेंट से बताओ। और एक चीज़ और, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि जैसे ही मेरी कोई भी नई वीडियो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।